थैंक यू। नमस्कार। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चेतना, कैन यू कंफर्म? Yes, Bhavik, we can hear you and we can also see you. चलिए, नमस्कार। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि सबने अपना कीमती समय निकालकर इस ट्रेनिंग के लिए सब लोग उपस्थित हुए हैं आज। वैसे तो AK गुप्ता जी ने और चेतना जी ने काफी विस्तार में हमें समझाया और बताया कि ये ट्रेनिंग के बारे में और क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे और क्या बेसिकली उद्देश्य क्या है इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वाला सेशन शुरू करना चाहूंगा। सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ अनुरोध है कि कृपया ना पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। तो बेसिकली मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि सिर्फ मतलब मैं कुछ बोलकर चला जाऊं और वो आप तक ना पहुंचे। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आता है या कहीं पर लगता है कि हम थोड़ा तेज जा रहे हैं या थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, तो उस तरह से फीडबैक भी देते रहिए साथ साथ। और आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो भी साथ में ही कर सकते हैं। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, तो कोई एक कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ भाविक जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपकी। चलिए, तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेशन है इसमें हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कवर किया जा रहा है और हमें क्या क्या मतलब एज ULB हमें क्या क्या करने की जरूरत है और हमारी क्या क्या स्टेक होल्डर्स की, किन किन स्टेक होल्डर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां निश्चित की गई है गाइडलाइन में। तो देखिए, जैसा कि पहले लाइन में लिखा हुआ है, तो ये जो मिशन है ये जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये 1 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसका जो टाइमलाइन है, जो मतलब इसका जो सुनिश्चित किया गया है कि इसके जो सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं जो हम अचीव करेंगे वो हम 1 अक्टूबर 2026 तक के लिए इसको सुनिश्चित किया गया है। तो जैसा कि अब पहले ये समझ लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 1 से ये वाला मिशन कैसे अलग है या कैसे इस पे क्या इसमें डेवलपमेंट है। तो बेसिकली सरकार का मानना है कि हमें अब जो हमने स्वच्छ भारत मिशन 1 में जो एक्टिविटीज की हैं अब हमें उसको आगे लेके जाने की जरूरत है और होलिस्टिक तरीके से इन सारे जो मसले हैं इन सभी को और होलिस्टिक तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन 1 था उसमें देख सकते हैं कि उसमें जो पहला जो लक्ष्य था या पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कि हमें अपने आप को ODF डिक्लेयर करना था कि हम खुले में शौच ना करके हम सारे ही अपने शहर के जितने भी सिटीजन्स हैं हम सभी को एक टॉयलेट के लिए एक्सेस दे पाए, चाहे वो इंडिविजुअल टॉयलेट के माध्यम से हो, चाहे वो सामुदायिक शौचालय के माध्यम से हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट के माध्यम से हो। तो बेसिकली टॉयलेट का एक्सेस देने तक ही ये जो मिशन था वो वहां तक ही सीमित था। और दूसरा इसका जो लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया गया था वो था साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। लेकिन जो ठोस कचरे का जो प्रबंधन की जो बात की जा रही थी वो सिर्फ कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि संग्रहण और परिवहन, सिर्फ उस तक ही लिमिटेड था वो। लेकिन अब जब हम स्वच्छ भारत मिशन 2 में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि मेजरली इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स फाइनल किए गए हैं। तो जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स मतलब हम ये चाहते हैं कि जैसे जो भी समझे कि हमारे शहर में कोई नया परिवार आया है या कोई नया घर बन रहा है या कोई नई बिल्डिंग बन रही है, तो कोई भी जो भी प्रॉपर्टी अगर कोई नई कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसमें भी हमें टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करते रहना है कि मतलब कहीं पर भी सभी लोगों के पास टॉयलेट के लिए एक्सेस रहे, ये हमें सुनिश्चित करना ही है और खुले में शौच ना हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही है।
और दूसरा है कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो यानी कि जो ठोस कचरे का पूरे प्रबंधन की बात करनी है। अब सिर्फ ये कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन तक लिमिटेड नहीं है, अब हमें ये भी देखना है कि जहां पर भी कचरा जनरेट होता है, जैसे घरों में या किसी भी अलग प्रॉपर्टीज में या मार्केट में, तो जहां पर भी कचरा जनरेट होता है वो वहीं पर ही सेग्रीगेट किया जाए, यानी कि उसको अलग अलग किया जाए। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा हम अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे ही जैसे कुछ होता है कि हम प्लास्टिक को अलग कर लेते हैं, जो चीज अलग से बेची जा सकती है। तो ये जो इस तरीके का जो सेग्रीगेशन है वो भी हो, फिर उसी तरह से ही अलग अलग तरीके से ही हम उसको कलेक्ट भी करके उसको ट्रांसपोर्ट करके एक सैनिटरी लैंडफिल साइट तक हम उसको लेकर जाएं और उसका वहां पर ट्रीटमेंट करें, और सिर्फ जो बिल्कुल ही इनर्ट मटेरियल है उसको ही हम सिर्फ लैंडफिल साइट तक ड्रॉप करें। तो इस तरीके से कंप्लीट मैनेजमेंट की यहाँ पर बात की गई। और तीसरा कंपोनेंट जो कि एकदम ही नया कंपोनेंट है जो कि इस मिशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। यानी कि जैसे हम पहले, आपने एक टर्म सुना होगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की हम बात करते थे, तो इस गाइडलाइन ने क्या किया है, उसको वेस्ट वाटर ना बोलकर उसको यूज्ड वाटर बोला गया है यहाँ पर। तो आप पूरी गाइडलाइन में देखेंगे कहीं पर भी वेस्ट वाटर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूज्ड वाटर इसको कहा गया है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि ये वेस्ट नहीं है, ये एक रिसोर्स है। तो बेसिकली अगर हम इसका ठीक तरह से मैनेजमेंट कर पाते हैं, इसको ठीक तरीके से इसका पूरा प्रबंधन की व्यवस्था अगर हम कर पाते हैं, तो इसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ताकि ये रीयूज किया जा सके और ये दोबारा से हमारे काम आ सके, इसलिए इसको यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कहा गया है गाइडलाइन में। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहां पर ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। मतलब वहां तो हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स की बात की जा रही थी एसबीएम 1 में और एसबीएम 2 में, और अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। जैसे कि एसबीएम 1 में हमें अपने शहरों को ओडीएफ डिक्लेयर करना था, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये हमें डिक्लेयर करना था कि हमारे शहर में कहीं पर भी खुले में शौच ना किया जाए। वहीं अब आप देखेंगे कि कैसे ये मिशन ग्रो किया है, मतलब कैसे ये मिशन इतना बड़ा बन गया है कि अब हम बात कर रहे हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स में। तो पहला कंपोनेंट है ओडीएफ प्लस प्लस, दूसरा कंपोनेंट है गार्बेज फ्री सिटी, और तीसरा कंपोनेंट है वाटर प्लस। तो अब ये क्या क्या होते हैं, मतलब ओडीएफ प्लस प्लस हमारा शहर कैसे बनेगा ओडीएफ प्लस प्लस, उसके लिए डायरेक्ट देख लो। अच्छा, सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उस समय के लिए अपना जो माइक है वो म्यूट पर रखिए, तो उससे क्या सभी को ही डिस्टरबेंस होती है ना। तो अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए, उसमें कोई हेजिटेट करने की मतलब डू नॉट हेजिटेट इन दैट। बट अगर हम इसमें ट्रेनिंग के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज अपना माइक म्यूट पे रखिए। चलिए, तो सबसे पहले है ओडीएफ प्लस प्लस। तो उसमें क्या है कि पहले तो हमें, अभी हमारा जो शहर है वो ओडीएफ डिक्लेयर्ड है, अब हमें उसे ओडीएफ प्लस पे लेके जाना है। ओडीएफ प्लस का मतलब है सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि जो हमारे जो शौचालय है वो निरंतर तौर पर इस्तेमाल किए जाते रहे, तो वो हमें इंश्योर करना है, उसको बोल रहे हैं ओडीएफ प्लस। और फिर बात आती है ओडीएफ प्लस प्लस। ओडीएफ प्लस प्लस में क्या है कि जो भी हमारे शहर में गंदा पानी या जो मल जो भी जनरेट होता है उस पूरे का ही एक साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। पूरा एंड टू एंड हमें उसको मैनेज करना है और उसमें से जितना मैक्सिमम हो सके उन सारी चीजों को रीयूज भी करना है। तो ये इस पूरी प्रैक्टिस को बोला जा रहा है ओडीएफ प्लस प्लस, जिसमें कि हम अपना सारा ही जो भी हमारा पानी है, जो भी हम जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो शौचालय में हो, चाहे वो घर की साफ सफाई में हो, या कपड़े धोने के लिए हो, या जो भी जिस भी तरीके से अगर हम जो पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं उसका पूरा साइंटिफिक तरीके से हम उसको कलेक्ट करें, उसको ट्रीटमेंट करें और फिर उसको पुनः इस्तेमाल करें। वैसे ही जो मल होता है, फीकल स्लज, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने इस टर्म को पहले भी सुना होगा, लेकिन अभी हम आगे इसमें और भी इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। तो जो फीकल स्लज होता है, जैसे कि बहुत सारे शहरों में होगा कि सीवर की पाइपलाइन नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि हर घर के अंदर शौचालय के नीचे कोई टंकी बनाई जाती है जिसमें सारा जो मल है वो एकत्रित किया जाता है। तो उस मल को
पूरा साइंटिफिक तरीके से हम उसको खाली करें, है ना, एक कोई साइकिल बनानी पड़ेगी, कोई प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि जिससे वो एक साइंटिफिक तरीके से उसको खाली किया जा सके, उसको सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सके किसी ट्रीटमेंट प्लांट तक, और फिर उस ट्रीटमेंट प्लांट में उसका पूरी तरीके से उसको ट्रीट करके उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो उस पूरी जो व्यवस्था को हमें बनाना है। तो ये जब हम बना लेंगे तो हमारा शहर ODF++ के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा आता है गार्बेज फ्री सिटी। उसके अंदर क्या है कि 100% सोर्स सेग्रीगेशन, मतलब कि जहां पर भी जो ठोस कचरा है वो जहां पर भी जनरेट होता है, मतलब जो भी उसका स्रोत है, तो वहीं पर ही उसको पूरा अलग अलग कर देना है, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में, गीला सूखा वो सब अलग अलग तरीके से हमें उसको कलेक्ट करना है। और फिर सेकेंड स्टेप आता है 100% डोर टू डोर कलेक्शन, मतलब जो हमारी जो कूड़ा गाड़ी है वो जैसे हर एक घर पे जाए या हर एक प्रॉपर्टी पर जाए और फिर वहां से उस कचरे को कलेक्ट कर ले। और देन तीसरा आप पढ़ सकते हैं 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल द सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम्स। तो अब क्या है, अब जैसे जो हमने कूड़ा अलग अलग इकट्ठा किया है उसका अलग अलग ही साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना है। मतलब क्या है कि जैसे जो गीला कचरा अगर हमने किया है तो उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि हम उसकी खाद बना दें और फिर उसको पुनः इस्तेमाल कर ले अपने खेतों में या जो भी हॉर्टिकल्चर के लिए, उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर लें। वैसे ही जो सूखा कचरा है उसमें क्या कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक वगैरह है या जो चीजें रीसेल हो सकती हैं उनको रीसेल कर ले या रीयूज कर ले। और कुछ चीजें होंगी जो कि रिसाइकल की जा सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारा IT वेस्ट है या कुछ है, तो उन सब चीजों को हम रिसाइकल कर लें। और जो बिल्कुल ही किसी भी काम की चीज नहीं है, सिर्फ वो जो इनर्ट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ हम उसी को ही डंप साइट के ऊपर छोड़े। जो हमारे लैंडफिल साइट है उस पे सिर्फ इनर्ट मटेरियल ही जाए, बाकी की जो भी चीजें जो रिसाइकल की जा सकती हैं उनको रिसाइकल करके या उनका ट्रीटमेंट करके उनको रीयूज किया जाए। ऐसा प्रबंधन हमें अपने शहरों में बनाना है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, रिक्लेम ऑल लेगेसी वेस्ट साइट। तो अभी क्या होगा कि अभी हमारे यहाँ पर लैंडफिल साइट, क्योंकि अभी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो अभी क्या होता है कि हम जितना भी कचरा हमारे शहर में से इकट्ठा करते हैं उस पूरे को ही ले जा करके लैंडफिल साइट पर छोड़ देते हैं। अभी ये बात की जा रही है कि क्योंकि अब हम इस पूरे वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी जो लैंडफिल साइट्स की जो जरूरत है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो वेस्ट की जो साइट्स हैं, अभी जो हमारे यहाँ पे जो लैंडफिल साइट्स हैं, उनको हम दोबारा से उनको रिक्लेम करें और उनका मतलब उनको फिर से उनको ठीक करके उनका इस्तेमाल किया जा सके उन जगहों का। तो उसकी बात की गई है। जब हम ये चारों कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर लेंगे तो हमारा शहर गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में आ जाएगा। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है वाटर प्लस। वाटर प्लस का क्या मतलब है कि जैसे जो हमने हमारे शहर में जितना भी पानी जो कि इस्तेमाल किया उसको जब हमने ट्रीट कर लिया, तो ये बात की गई है कि कम से कम उसका 25% रीयूज होना चाहिए। मतलब कि जैसे समझिए कि हमने हमारे जो सीवर लाइन है उसमें से जितना पानी गया उसके लिए हमने कोई STP लगा करके उसको ट्रीट कर लिया, तो अब वो जो पानी ट्रीट हुआ है वो हमारे खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जैसे हम जैसे जो हमारे ग्रीन एरियाज है शहर में, पार्क वगैरह की जो जगहें हैं, उन सब में जो पानी देने के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब हम कम से कम 25% अपने पानी का रीयूज कर लेंगे, पुनः इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको तो तब हमारा जो शहर है वो वाटर प्लस की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये मेजरली ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर इस मिशन के अंदर बात की जा रही है, ODF++, गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस। तो अब ये वाला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके अंदर हम पहला जो कंपोनेंट है ODF++ और जो तीसरा कंपोनेंट है वाटर प्लस, हम इन 2 सेक्शंस के ऊपर लार्जली बात करेंगे। ये जो सॉलिड वेस्ट का जो कंपोनेंट है, ठोस कचरे का जो कंपोनेंट है स्वच्छ भारत मिशन 2 का, उसको हम इस ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो अगले 3 दिन का प्रोग्राम है उसमें हम पहला कंपोनेंट जो टॉयलेट से जुड़ा हुआ है और जो तीसरा कंपोनेंट है जो यूज्ड वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, उन 2 कंपोनेंट्स के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है,
तो ये एक मतलब एक अलग प्रोग्राम में इसको केटर किया जाएगा। यहां तक अगर कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इससे। अगर किसी का कोई सवाल है यहां तक में तो पूछ लीजिए। तो लार्जली हमें इसके मतलब मैं मान रहा हूं कि अगर कोई सवाल नहीं है तो हमें कम से कम ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, हमें यह समझ आ गया कि इस मिशन के अंदर हमें करना क्या है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इस मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या क्या मतलब कैसे हमारा शहर एलिजिबल बनेगा कि हम इस मिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए और इसमें जो फंडिंग अवेलेबल है उसका उपयोग कर पाए या उसको बेसिकली अपने शहर के लिए सैंक्शन करवा पाए। तो वो उसके लिए तो सबसे पहले तो क्या है कि जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, मतलब सेंसस 2011 के हिसाब से जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं यानी कि जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, वो सभी शहर इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड वो ये जो आगे जो 3 जो बातें लिखी गई हैं उनका अपने शहरों में अपने उन चीजों को अपने शहरों में लागू कर पाए। पहला क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स को मार्केट रेट के हिसाब से अलाइन करना है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे शहरों में ऐसा प्रबंधन है कि जो हम प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे शहरों में हम कलेक्ट करते हैं वो आज की जो दरें हैं उनसे बहुत पुराने हैं। मतलब कि क्या है कि 5-10 साल से रिवाइज नहीं की गई हैं, जो दरें हैं वो रिवाइज नहीं की गई हैं, तो वो बहुत ही पुराने रेट्स पे हम कलेक्ट करते हैं। तो मिशन ये बात कह रहा है कि हमें जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है वो आज की दरों के हिसाब से, आज का जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से हमें फिक्स करना रहेगा और उसके हिसाब से हम अब प्रॉपर्टी टैक्स अपना कलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या क्या मिशन ये चाहता है कि जो हमारी नगर पालिकाएं हैं वो स्वयं सक्षम बने ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि क्या होगा कि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लेंगे, मतलब हो सकता है कि हम सब अपने अपने शहरों में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लें, लेकिन उसका जो रख रखाव है वो भी काफी कॉस्टली होता है, तो उसके अंदर भी काफी पैसा जाता है। तो बेसिकली मिशन ये चाहता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए उसका रख रखाव जो है वो नगर पालिकाएं खुद कर पाए, इतनी सक्षम वो बन जाए। तो उसी के लिए ये बात की जा रही है। पहला जैसा है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमें नए दरों से कलेक्ट करना है और दूसरा है कि हमें यूजर चार्जेस फिक्स करने हैं। तो जैसे हम कोई भी जो भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, समझिए कि आप अपने शहर में आज ठोस कचरे के प्रबंधन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, आप अपने सारे घरों में से जा जाकर कि आपकी कूड़ा की जो गाड़ी है वो हर एक घर में से जाकर के कूड़े को कलेक्ट करके लाती है। तो ये एक सर्विस है जो हम एक नगर पालिका के तौर पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो मिशन ये चाहता है कि हम उसके ऊपर कुछ यूजर चार्जेस भी लगाएं, मतलब कि हम उसके लिए कोई फीस कलेक्ट करें घरों से, क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस की जो भी फीस है वो हम कलेक्ट करें। तो ये जो पैसा जो कलेक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रख रखाव में हमारे काम आएगा। और तीसरा है टीएफएमएस। तो जितना मेरी जानकारी है अभी हमारी सारी जो नगर पालिकाएं हैं वो सब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक सेटअप है, तो इस पे हमारे सारे ही नगर पालिकाएं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली ये बात की गई है कि अब से जो भी फाइनेंशियल जितने भी देन लेन जो भी होगा वो सारा ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। तो अगर कोई नगर पालिका इसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर कर ले, तो ही जो भी पैसा है वो नगर पालिकाओं को इसी माध्यम से ही दिया जाएगा। तो ये तो हुआ कि हम एलिजिबल कैसे होंगे। तो अब दोबारा से अब ये समझते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो हम फंडिंग के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अभी हमने ये समझा कि हमारी नगर पालिका कैसे एलिजिबल बन पाएगी, अब ये समझते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जिनके लिए पैसा दिया जाएगा, है ना। तो जो सबसे पहला जो कंपोनेंट है टॉयलेट्स, उसके अंदर
दोनों ही तीनों कंपोनेंट्स के लिए बेसिकली पैसा दिया गया है। मतलब पहला कंपोनेंट है इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट, जैसा कि हम पहले भी बना रहे थे कि हर एक घर में जैसे शौचालय बनाने की जो बात की जा रही थी वो अभी भी है। तो अगर किसी घर में या किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में हमें शौचालय बनाना है तो उसको बनाने का प्रावधान यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है कम्युनिटी टॉयलेट, मतलब जो सामुदायिक शौचालय होता है वो भी बनाने का प्रावधान यहाँ पर दिया गया। उसके लिए भी अगर फंडिंग जो भी चाहिए वो स्वच्छ भारत मिशन से ली जा सकती है। और तीसरा है पब्लिक टॉयलेट, तो वो भी जो जैसे हम जो मार्केट प्लेसेस में या जो हमारा जैसे जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं उन जगहों पर शौचालय की अगर कोई जरूरत है तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। वो उसके लिए जो पैसा है वो इस मिशन के अंदर अवेलेबल है। जी, कोई सवाल है? अच्छा, तो जो दूसरा कंपोनेंट जो है यूज वाटर मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर है कि एक एसटीपी कम एफएसटीपी, मतलब कि जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसको बनाने का भी प्रावधान है, और प्लस जो हमारे शहर में जो फीकल स्लज जो जनरेट होता है उसके लिए जो अगर कोई ट्रीटमेंट करना है तो वो भी हम इस एसटीपी के अंदर ही कर सकते हैं। तो जो भी हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो भी बनाएंगे उसके अंदर हमें जो फीकल स्लज होता है उसके ट्रीटमेंट का भी प्रावधान उसी के अंदर ही हम बना सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपको अपने शहर में जरूरत है तो उसके लिए फंडिंग स्वच्छ भारत मिशन से ली जा सकती है। दूसरा आ जाता है इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन अरेंजमेंट। तो क्या होता है क्या होता है इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन? इसका मतलब है कि हमारे शहरों में अभी क्या है, बहुत सारी नालियां हैं। तो नालियां क्या होती हैं, वो जो भी गंदा पानी है वो नालियों के माध्यम से क्या होता है कि बड़े नालों में जाता है, और जो बड़े नाले हैं वो गंदे पानी को शहर के बाहर ले जाते हैं। तो शहर के बाहर ले जाकर के क्या होता है कि या तो किसी नदी में या किसी बड़े नाले में या किसी खुले मैदान में उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो शहर में तो गंदगी नहीं फैलाता है, लेकिन शहर के बाहर के इलाकों में वो सारी जो गंदगी है वो फैलाई जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन अरेंजमेंट की बात की गई है, कि मतलब है इंटरसेप्ट का मतलब है कि जितने भी ये जो नाले हैं जो भी हमारे शहर से गंदे पानी को बाहर लेकर जाते हैं इन सबको इंटरसेप्ट करना है। मतलब इन सब से जो पानी है उसको पकड़ के उसको किसी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मोड़ना है। तो डाइवर्ट करना है, बेसिकली इंटरसेप्ट करना है। पहले तो उन सारे नालों, उन सारी जो नालियां हैं या छोटे या बड़े नाले हैं उन सभी से पानी को एकत्रित करना है और फिर उसको किसी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ डाइवर्ट करना है। तो इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट करना है, इस अरेंजमेंट के लिए भी फंडिंग जो है वो अवेलेबल की गई है, इसमें दी गई है। और तीसरा है मशीन फॉर सेप्टिक टैंक क्लीनिंग। तो जैसा मैं पहले बोल रहा था कि जो शौचालय जैसे हमने बनाए हैं उसके नीचे हमने कुछ सेप्टिक टैंक बनाए होंगे या कोई ट्विन पिट सिस्टम जो भी बनाया होगा। तो उन टंकियों को खाली करने के लिए जो मशीनों की जरूरत होती है, उन मशीनों को अगर आप खरीदना चाहते हैं, नगर पालिकाएं अगर खरीदना चाहती है उन मशीन्स को, तो उन मशीन्स को खरीदने का भी पैसा जो है वो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर दिया गया है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए फंडिंग इस मिशन के तहत ली जा सकती है। यहां पर कोई सवाल है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, चलिए, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम ये जानते हैं कि अभी तो हमने ये समझा कि किन किन कंपोनेंट्स के लिए पैसा है, लेकिन अब इस स्लाइड में हम ये समझेंगे कि कितना पैसा है, किस कंपोनेंट के लिए कितना पैसा इस मिशन के तहत फिक्स किया गया है। तो जो पहला कंपोनेंट है इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट, मतलब कि जो हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आज तक जो हम टॉयलेट बनाते आ रहे थे, तो पिछले मिशन में क्या था, हमने इस टॉयलेट की जो कॉस्ट थी वो 12,000 रुपए सुनिश्चित की गई थी। लेकिन अब जो मिशन है वो मान के चल रहा है कि हर एक टॉयलेट को बनाने की जो कॉस्ट है वो 30,000 रुपए आएगी। 30,000 रुपए हर एक टॉयलेट की कॉस्ट को फिक्स किया गया है।
तो 30,000 रुपए जो है वो उसका ब्रेकअप क्या है? उसका ब्रेकअप है कि 4,000 रुपए तो केंद्रीय मंत्रालय देगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 4,000 रुपए इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और 2,667 रुपीज ये जो राशि है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो 4,000 रुपए जो केंद्र सरकार है वो देगी, 2,600 या 2,700 रुपए ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो या तो जो नगर पालिका है वो खुद भी पे कर सकती है, या फिर जो 15वें जो वित्त जो आता है 15th फाइनेंस कमीशन उसमें से भी दिया जा सकता है, या फिर अगर कोई प्राइवेट फंडिंग आपके पास अवेलेबल है, मतलब कि जैसे अगर आपके यहाँ पे कोई CSR की फंडिंग अवेलेबल है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस साल से जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन का जो फंड आता है केंद्र सरकार से, उसमें से 60% जो फंड है, 60% जो फंड है उसको टाइड फंड बोला गया है। टाइड फंड का क्या मतलब है कि उसकी मानिए कि अगर आपकी नगर पालिका में 15वें वित्त के तहत अगर 100 रुपए आते हैं, तो उन 100 रुपए में से जो 60 रुपए हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ वाटर और सैनिटेशन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो 60% जो फंड है वो टाइड फंड है इस साल से, और जो बाकी का जो 40% फंड है वो आप बाकी के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 60% फंड है उसमें से, जैसे समझिए कि आपके पास 100 रुपए आए, तो उसमें से जो 60 रुपए हैं वो आप सिर्फ वाटर एंड सैनिटेशन में खर्च कर सकते हैं, और उसको भी आप आधा आधा डिवाइड ऑलरेडी किया गया है, मतलब कि जो 60 रुपए हैं उनमें से 30 रुपए तो आप ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और बाकी के जो 30 रुपए हैं वो आप सैनिटेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 15वें वित्त आयोग के तहत जो पैसा जो भी दिया जाएगा वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है इस साल से। तो ये जो आपके पास जो 60% फंड है जो कि वाटर एंड सैनिटेशन के लिए तय किया गया है, उस फंड को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपना जो, अगर आपको इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनवाने हैं अपने शहर में, तो 4,000 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, 2,700 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो आप इस 15वें वित्त आयोग के तहत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है CT और PT, यानी कि कम्युनिटी टॉयलेट या प्राइवेट टॉयलेट। उसकी जो कॉस्ट है वो तय की गई है कि 1.5 लाख रुपए पर सीट इसकी कॉस्ट आएगी। इस तरीके का अगर हमें टॉयलेट का कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 1.5 लाख रुपए पर सीट इसकी कॉस्ट फिक्स की गई है, जिसमें से आधा पैसा यानी कि 75,000 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपए करीब 50,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी, और बाकी का जो बचा हुआ 25,000 रुपए है वो नगर पालिका के ऊपर छोड़ा गया है कि नगर पालिका या तो खुद से भी अपने आप से उसको पे कर सकती है, या फिर 15वें वित्त आयोग से ले सकती है, या फिर प्राइवेट शेयर से उसको ले सकती है। तो इस तरीके से जो इसका ब्रेकअप है वो बनाया गया है। फिर एक और इस बार एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है, एस्पिरेशनल टॉयलेट्स। एस्पिरेशनल टॉयलेट्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे की स्लाइड में कवर करेंगे, लेकिन अभी यहां पर मैं फंडिंग बता देता हूं कि ये जो एस्पिरेशनल टॉयलेट है ये, इनमें क्या है, इनमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर दिए गए कि अभी तक जैसे हम जो कम्युनिटी टॉयलेट, जो अभी तक जैसे हम सामुदायिक शौचालय जो बनाते थे उनमें कुछ चीजें मिसिंग होती थी, तो उन चीजों को ऐड किया गया है। उनमें बताया गया है कि जैसे जो महिलाएं हैं उनको सैनिटरी पैड्स चाहिए, तो उसके लिए हमें मशीन लगानी है कि सैनिटरी पैड हर टॉयलेट के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए मशीन लगानी है। फिर क्या होगा कि उसको डंप भी करना रहेगा उसको, तो उसको जलाने के लिए, उसको इंसिनरेट करने के लिए भी मशीन लगानी है कि उसका जो निवारण है वो भी किया जा सके वहीं के वहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है वो हम आगे कवर करेंगे। तो उस तरीके, तो जो एस्पिरेशनल टॉयलेट्स जो बनाने हैं उसके लिए जो पैसा सुनिश्चित किया गया वो है 2.5 लाख रुपए पर सीट। तो जो नॉर्मल जो हम सामुदायिक शौचालय बनाते हैं उसके लिए है 1.5 लाख रुपए पर सीट, और क्योंकि एस्पिरेशनल टॉयलेट के अंदर कुछ नई कंपोनेंट्स जोड़ दिए गए हैं तो इसीलिए उसकी जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए प्रति सीट के लिए
फिक्स की गई है। तो 2.5 लाख का भी सेम डिवीजन है कि आधा पैसा यानी कि 1.25 लाख केंद्र सरकार देगी, 82,500 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी, और जो बाकी का जो बची हुई धनराशि है 42,500 रुपए, ये नगर पालिका के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको किस तरह से उसको अरेंज करना चाहती है ना। और जो आखिरी कंपोनेंट है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा जो भी हमने जो पानी जो इस्तेमाल कर लेते हैं हम, चाहे शौचालय में, चाहे बाथरूम में, चाहे घर की साफ सफाई में, तो वो जो 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 पानी जो निकल जाता है घर के बाहर सीवेज के तौर पर, या हमारे जो घर के बाहर जो नालियां हैं उनमें से, तो उसके जो पूरे मैनेजमेंट के लिए जो फंड जो फिक्स किया गया है वो है 2,000 रुपए पर पर्सन। मतलब अगर हमारे शहर में 100 लोग रहते हैं तो हमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से 2,000 रुपए पर कैपिटा इसको फिक्स किया गया है। तो यूज्ड वाटर के लिए 2,000 रुपए पर कैपिटा कॉस्ट दी जाएगी, जिसमें से 1,000 रुपए तो केंद्र सरकार देगी, यानी कि आधा पैसा इसके लिए जो भी आपको चाहिए वो केंद्र सरकार देगी, और बाकी का जो आधा पैसा है यानी कि बाकी के जो 1,000 रुपए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से डिवाइड करना चाहती है। कुछ स्टेट्स हो सकती है जो चाहे तो पूरा 1,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे दे, या कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि मतलब 1,000 रुपए का कुछ भाग तो स्टेट गवर्नमेंट देगी और कुछ भाग 15वें आयोग से आप वित्त आयोग से आप अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि बाकी का जो 1,000 रुपए है वो स्टेट डिसाइड करे कि वो किस तरह से उसको डिवाइड करना चाहती है। तो यहाँ पे कोई सवाल है? देखिए, अगर कोई डाउट है ना तो उसको प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि अगले 2 या 3 महीनों में आपको अपना जो एक्शन प्लान है, जो आपका जो भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट है वो बना करके केंद्र सरकार को सबमिट करनी होगी, है ना। तो वो इन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जो भी आप अपने लिए जो भी फंड की डिमांड रखेंगे उसके हिसाब से ही आपको आगे के लिए पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो उसको कृपया करके पूछ लीजिए, है ना। अभी जैसा कि फिक्स किया गया है, जैसा सुनने में आ रहा है, तो मार्च या अप्रैल तक के लिए डेडलाइन दिया जाएगा, जिसमें सारी नगर पालिकाओं को अपना जो एक्शन प्लान है वो बना करके केंद्र सरकार को सबमिट करना होगा, और केंद्र सरकार फिर उसके हिसाब से ही जो फंड है वो एलोकेट करेगी आगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछते रहिए, कोई भी अपने मन में कोई सवाल मत रखिए। यहां तक आई एम अज्यूमिंग कि सबको समझ आ गया है। अगर अगर आप कोई सवाल नहीं है तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक की जो बात है वो पूरी समझ में आ गई है ना। तो अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसमें क्या है कि हम अपने शहर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के लिए हमें कितना पैसा मिलेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए कि आपके शहर की जो भी जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से आपके शहर की जो भी जनसंख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,000 रुपयों से, है ना। और प्लीज करके जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि आपके शहर के लिए कितनी फंडिंग अवेलेबल है स्वच्छ भारत मिशन में यूज वाटर मैनेजमेंट के कंपोनेंट के लिए। तो सभी लोग अपने शहर का जो भी आता है कैलकुलेशन वो चैट बॉक्स में लिखिए। अपने शहर की जनसंख्या को, जो 2011 सेंसस की जो भी जनसंख्या है उसको 2,000 से मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितना पैसा आपको मिलेगा। सभी लोग थोड़ा जल्दी से करेंगे, ये सेशन थोड़ा सा लंबा है ना। तो जल्दी से तुरंत 2 मिनट में जल्दी से बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपका क्या अमाउंट आता है आपके शहर के लिए।
तो देखिए बहुत ही बढ़िया, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो देखिए जो धनराशि है वो 3-4 करोड़ से शुरू करके 20-30-50 करोड़ तक भी जा रही है कुछ शहरों के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना कितना पैसा इस मिशन के तहत अवेलेबल है आप लोगों के लिए, यूज वाटर मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए। तो अगले 3 दिनों में जो सेशंस होंगे उनमें हम ये कवर करेंगे कि आप यूज वाटर मैनेजमेंट के लिए जैसे जो फंड है उसको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं या क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। इन सब में अभी हम और गहराई से और विस्तार में चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी हम बस समझ रहे हैं कि हमारे लिए कितना जो फंडिंग है वो अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, अच्छा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो मिशन है वो अर्बन रूरल कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। तो कन्वर्जेंस क्या होता है? बेसिकली मिशन ये कहना चाहता है कि हम ये जितने भी जैसे चाहे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, चाहे हम लैंडफिल साइट बनाएं, तो इनको क्या करेंगे, इनको हम क्लस्टर अप्रोच में बनाएंगे। क्लस्टर अप्रोच से क्या तात्पर्य है? तो बेसिकली जैसे हमारे पास्ट में हमने देखा है, इस एक्सपीरियंस से हम ये बात समझते हैं कि क्या है, बहुत सारी नगर पालिकाओं में इस तरीके की जमीन नहीं होती है। मतलब अगर 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 कोई बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है या कोई बड़ी लैंडफिल साइट बनानी है, तो उस तरीके की जो जितनी जो जमीन चाहिए वो उस तरीके की जमीन शायद नगर पालिकाओं के पास नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि जो आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं या जो पड़ोसी और कोई और शहर हो, वहां पर अगर कभी जमीन मिल जाए तो क्या है, तो इसलिए ये बात की गई है कि क्लस्टर अप्रोच में काम करेंगे। क्लस्टर अप्रोच में क्या होगा कि अगर समझिए कि आपको अपने किसी पड़ोस के गांव में जमीन मिल जाती है इस तरीके का ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, तो हम ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करेंगे जो कि ना केवल आपके शहर के लिए मतलब काम आए या आपके शहर का वेस्ट मैनेज करे, बल्कि उस गांव के लिए भी मतलब उपयोगी हो। या एक ग्रुप बना लीजिए, जैसे आपका शहर है और उसके आसपास समझिए कि 10 और गांव हैं, तो उस तरीके का एक क्लस्टर बना सकते हैं और उसके लिए और उस पूरे क्लस्टर के लिए ट्रीटमेंट प्लांट या जो भी लैंडफिल साइट चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट जो करना है उसको एक क्लस्टर अप्रोच में किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस मिशन के तहत कही गई है कि जो दोनों ही, जैसे अभी तक हम देखते थे कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ये दो अलग अलग मिशन थे जो कि पैरेलली चलाए जा रहे थे। लेकिन अब जो बात की जा रही है वो बात ये है कि कन्वर्जेंस में चलाया जाए, मतलब कि वही काम करने के लिए फंडिंग रूरल में भी अवेलेबल है और अर्बन में भी अवेलेबल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जमीन अर्बन में अवेलेबल हो, या जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो वेस्ट है वो लिमिटेड हो, मतलब कि सारा ही वेस्ट जो अर्बन का वेस्ट है वो अर्बन में ही रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे जो नाले हैं वो हमारे गंदा पानी को लेकर के बगल वाले गांव में भी चले जाते हैं, ऐसा होता है ना आमतौर पे। तो क्या है, जब वेस्ट हमारा लिमिटेड नहीं है, जब मतलब बाउंड्री के अंदर लिमिट नहीं हो रहा है, तो हमारा जो मिशन है वो बाउंड्री के अंदर सीमित क्यों रहे। तो इसीलिए इस अर्बन और रूरल कन्वर्जेंस की बात की गई है कि दोनों साथ मिलकर जो हमारी जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए। तो आप इस तरीके से क्लस्टर अप्रोच में अपना जो प्लान है उसको डेवलप कर सकते हैं। इसमें इस बात में कोई डाउट है, यहाँ पर कोई सवाल है? देखिए आप लोग रिप्लाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं चैट बॉक्स में, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं और सब लोग बात समझ पा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कोई भी डाउट रहे ना तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो अब अभी तक हमने ये समझा कि क्या क्या कंपोनेंट है जो कि कवर्ड है या किन किन चीजों के लिए पैसा अवेलेबल है। तो अब इस स्लाइड में ये समझते हैं कि किन किन कंपोनेंट्स के लिए पैसा नहीं है, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि करनी पड़ेंगी लेकिन ये चीजें मिशन के तहत बिल नहीं की जा सकती। मिशन में आप इन सब चीजों को बिल नहीं कर सकते। वो क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है लैंड एक्विजिशन, मतलब कि जो जमीन अगर कोई खरीदनी है किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसका पैसा आप इस मिशन के अंदर बुक नहीं कर सकते। वो पैसा आपको किसी और तरीके से अरेंज करना पड़ेगा।
तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी दी गई है इस मिशन के तहत कि नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो कैसे जमीन को अरेंज करे और उसको प्रोवाइड करवाए, जो भी जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे अगर आप किसी को ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे अपने शहर में तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को एक विदाउट लायबिलिटी की कोई भी जो जमीन है वो दी जाए, ये इंश्योर करना नगर पालिका की जिम्मेदारी इस मिशन में फिक्स की गई है। और इसके लिए जो भी अगर कोई लैंड को एक्वायर करना है तो उसकी कोई भी कॉस्ट आप इस मिशन के अंदर बिल नहीं कर सकते। दूसरा क्या कंपोनेंट है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे मैं अभी पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो रख रखाव है, कि अगर कोई स्कीम बनाएंगे, समझिए आपने अपनी पूरी सीवेज की पूरी स्कीम बनाई अपने शहर के लिए, तो उसका जो रख रखाव है उसका पैसा आप मिशन में बुक नहीं कर सकते। उस पैसे, उसका जो फंड जो भी आपको चाहिए वो आप खुद अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमने पहले बात करी कि एक तो हम अपने जो टैक्स सिस्टम है उसको पूरा मार्केट रेट पर लेकर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा, है ना। और दूसरा है कि हम सारी चीजों के ऊपर यूजर चार्ज फिक्स करेंगे, कि हम कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा मिशन का बेसिकली जो सोच है वो ये है कि हम कोई भी सर्विस जो है वो फ्री क्यों प्रोवाइड करें, उसके लिए हम चार्ज करें, उसके लिए हम यूजर चार्ज इकट्ठा करें और उससे जो पूरी जो स्कीम है उसका रखरखाव किया जाए। तो उससे क्या होगा, उससे दो फायदे होंगे। एक तो लोगों के अंदर ओनरशिप आएगी। पहला तो फायदा जो आपको है वो साफ ही दिख रहा है कि एक तो जो नगर पालिका है वो स्वयं सक्षम बन जाएंगी, है ना। उनके पास अपना पैसा होगा अपने लोगों के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसके लिए। और दूसरा क्या होगा कि एक ओनरशिप आएगी, कि अगर अभी क्या होता है कि जी ये तो ना सरकारी सामान है, इसका हमें क्या परवाह इसकी। तो वो जो एलियनेशन जो होता है लोगों के अंदर, उसको कम करने की या उसको खत्म करने की बेसिकली कोशिश की गई है कि लोग जब खुद उस चीज के लिए पैसा देंगे तो उनके लिए एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी आएगी। तो वो एक कंपोनेंट है जो कि आप मिशन के अंदर बिल नहीं कर सकते। तीसरा है कॉस्ट ऑफ सीवरेज नेटवर्क। मतलब कि जैसे अगर आपको अपने शहर के अंदर सीवर की पाइपलाइन डालनी है ना, पूरे शहर में सीवर का नेटवर्क अगर बिछाना है, तो उसके लिए आप स्वच्छ भारत मिशन में आप इस चीज को बिल नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी और भी स्कीमें हैं जिनके तहत ये पैसा जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि अमृत 2.0, जो अभी इसी मिशन के साथ एक और स्कीम लॉन्च की गई है, वो है अमृत 2.0। तो उसमें आप इस पैसे को बिल कर सकते हैं। और भी जैसे अभी बताया कि 15वें वित्तीय वर्ष में जो पैसा है वो फिक्स किया गया है, वो टाइड फंड है कि आप सिर्फ वाटर और सैनिटेशन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं सीवरेज नेटवर्क डालने के लिए, अगर आपको अपने शहर में सीवर नेटवर्क डालना है। या अगर जैसे समझिए बहुत सारे शहर है जो कि नमामि गंगे के तहत आते हैं, तो नमामि गंगे में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को करने के लिए प्रावधान है, तो आप वहां से पैसा ले सकते हैं। फिर क्या है कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो इस तरीके की स्कीम्स चलाती हैं, मतलब स्टेट की अपनी कोई स्कीम हो सकती है जिसके तहत सीवर नेटवर्क डालने का पैसा मिल सके नगर पालिका को। तो ये बात की गई है कि स्वच्छ भारत मिशन में सीवर नेटवर्क डालने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स और भी बहुत सारे मिशंस के तहत दिया जा रहा है, तो आप वो पैसा वहां से लीजिए। फिर अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन। मतलब अगर आपको अपने शहर में नालियां बनानी है, बरसाती पानी की, जैसे जो नालियां बनती हैं, जैसे हमारे शहर में होता है ना, जैसे घर के बाहर छोटी छोटी नालियां बना दी जाती हैं जो कि बरसाती पानी के लिए बनाई जाती हैं। तो वो जो अगर आपको नाले बनाने हैं या इस तरीके की छोटी नालियां बनानी है या बड़े नाले बनाने हैं, तो वो पैसा आप स्वच्छ भारत मिशन में नहीं ले सकते। वो पैसा भी अगेन अमृत 2 के अंदर उसका प्रावधान दिया गया है, तो अमृत 2 में भी उसको बिल किया जा सकता है। वैसे ही नमामि गंगे में भी उसको बिल किया जाता है। वैसे ही बहुत सारी स्टेट की अपनी कुछ स्कीम्स होती हैं, वो उनमें बिल किया जा सकता है ना। तो उनमें से इसके लिए पैसा जो है वो वहां से आपको अरेंज करना है। और आखिरी क्या है, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी सैंक्शनड है, मतलब कि अगर हो सकता है कि आपके शहर के अंदर नमामि गंगे के तहत, समझिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर हो सकता है कि नमामि गंगे के तहत आपके शहर का ऑलरेडी कोई एसटीपी है, वो सैंक्शनड है, तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आप उसको दोबारा से स्वच्छ भारत मिशन में बिल नहीं कर सकते। तो ये 5 ऐसे कंपोनेंट है जिनके लिए
फंडिंग जो है वो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर शामिल नहीं की गई है। पहला है भूमि अधिग्रहण, दूसरा है ऑपरेशन और रखरखाव, तीसरा है सीवर नेटवर्क, चौथा है बरसाती पानी के लिए नालियां या नाले, और पांचवा है मौजूदा परियोजनाएं। तो इसमें कोई डाउट है? बता दिया सर। हाँ जी, यहां पर कोई डाउट है? किसी को भी कोई भी शंका हो या कोई भी सवाल हो मन में तो पूछ लीजिए। सॉरी, यहां तक सब क्लियर है? तो अब अभी तक हमने ये सब चीजें कवर कर ली कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन किन चीजों के लिए फंडिंग अवेलेबल है और किन किन चीजों के लिए फंडिंग अवेलेबल नहीं है, और जिनके लिए अवेलेबल है उनके लिए कितनी कितनी फंडिंग अवेलेबल है। तो अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। आप समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है इस मिशन को करने के लिए। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कंपोनेंट है, या ये समझिए कि इसका जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नगर पालिका। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको माना गया है इस मिशन के तहत वो है नगर पालिका। तो नगर पालिका के जो भी जो जैसे कमिश्नर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो इनको ही सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तंभ है इस मिशन का माना गया है। उनसे ऊपर कौन है, मतलब उनके बाद कौन आता है? उनके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमिटी बनाई जाएगी जिसको चेयर करेंगे हमारे कलेक्टर साहब, या जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, जो भी आपके राज्य में जैसे भी जो भी टर्मिनोलॉजी है, तो उसके हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमिटी बनाई जाएगी। फिर वो उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है स्टेट का एक मिशन डायरेक्टर। तो हर एक शहरी स्तर पर भी स्टेट के लेवल पर भी एक मिशन डायरेक्टरेट बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद जो नेशनल लेवल पर मिशन डायरेक्टरेट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर जो शहरी विकास मंत्रालय में जो मिशन डायरेक्टरेट है वो है। तो ये 4 लेवल्स पर ये जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो बनाया गया है। तो अब ये समझते हैं कि जैसे हमें अगर कोई परियोजना है, जैसे अगर आप अपना कोई प्लान बनाते हैं, तो वो जो प्लान है वो किस तरह से अप्रूव होगा वो समझते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है। कि आप जो प्लान बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जो ये बनाया गया है कि नगर पालिका ने जो अपने लिए जो प्लान बनाया है, जो अपना जो भी प्रपोजल है या जो अपना जो डीपीआर है जो भी आपने बनाया है, वो जो आप प्लान है वो आप सबमिट करेंगे एक स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी को। तो ये जो इस तरीके की जो कमिटीज हैं ये ऑलरेडी फंक्शनल है। ज्यादातर स्टेट्स के अंदर ऐसी कमिटीज बनाई गई हैं जो कि टेक्निकल अप्रेजल करती हैं। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसका टेक्निकल अप्रेजल किया जाता है। टेक्निकल अप्रेजल का क्या मतलब होता है कि आपने जो टेक्नोलॉजी चूज करी है क्या वो सही है, या उसका कोई और सब्स्टिट्यूट है, या आपने सारे सब्स्टिट्यूट्स को ठीक तरीके से समझकर अपने लिए जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करी है वो सही है या नहीं है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है या जो वेस्ट है आपके पास वो उसको ट्रीट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी ठीक है या नहीं है। तो इस तरीके का जो टेक्निकल अप्रेजल होता है वो स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी के पास भेजा जाएगा। फिर जब एक बारी उसका टेक्निकल अप्रेजल हो जाता है तो फिर उसके बाद वो सबमिट किया जाएगा स्टेट लेवल हाई पावर्ड कमिटी को। तो जो स्टेट के स्तर पर जो एक कमिटी बनाई जाएगी जिसको जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो चेयर करेंगे, तो इस तरीके की कमेटी अप्रूव करेगी आपके सारे। तो जैसे अब समझिए कि सारी नगर पालिकाओं ने अपना अपना प्लान बना करके भेज दिया, तो अब क्या होगा, स्टेट जो है उस पूरे सारे प्लान को कंपाइल करेगी, मतलब उस पूरे प्लान को इकट्ठा करके अपना एक प्लान बनाएगी जिसको वो आगे नेशनल एडवाइजरी कमेटी को भेजेगी। तो जो नेशनल मिशन डायरेक्टर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर जो है मंत्रालय को, केंद्रीय मंत्रालय को बेसिकली स्टेट की जो कमेटी है वो पूरा सारे प्लान को एकत्रित करेगी, उसको इकट्ठा करके एक प्लान बनाएगी और फिर सारी स्टेट्स जो है वो अपना अपना प्लान बना करके नेशनल एडवाइजरी कमेटी को भेजेंगे। तो वो फाइनली उसको अप्रूव करके उसका अप्रेजल करके फिर वो पैसा उसके हिसाब से ही इसी प्रोसेस के हिसाब से ही वापस से ट्रिकल डाउन किया जाएगा कि अब जो प्रोजेक्ट जो अप्रूव हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट क्या होगा कि केंद्रीय सरकार भेजेगी उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर अपना पैसा ऐड करके
नगर पालिका को भेजेगी। तो इस तरीके से अप्रेजल किया जाएगा। यहां पर कोई सवाल है? यहाँ का इंस्टीट्यूशनल सेटअप समझ में आ गया कि किस तरीके से प्लान किया गया? ये मोस्टली वैसा ही है जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन 1 में जैसा था। ये ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया। चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि रोल ऑफ कि नगर पालिका जो है उनका क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या फिक्स की गई है, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आपके लिए फिक्स की गई है, आपको क्या क्या करना है बेसिकली, है ना। तो जो हमारी नगर पालिका के जो जैसे कमिश्नर है या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको क्या क्या चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है या क्या क्या उनके ऊपर जिम्मेदारियां फिक्स की गई हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो बेसिकली क्या है कि अब अगर आप देख रहे हैं कि मिशन कितना बड़ा हो गया है ना, सिर्फ अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ टॉयलेट बना रहे थे, लेकिन अब हम उससे बढ़ करके अब हम कितने हाई लेवल के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं कि हम पूरा का पूरा उसका एंड टू एंड मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, क्या बहुत सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेप्टिक टैंक को खाली करना है तो उसके लिए जैसे हमारे पास एक मशीन हमें खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑपरेटर रखना पड़ेगा, तो वो एक टीम ऐड हो गई। फिर अगर हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे उसके रख रखाव के लिए हमको कोई कॉन्ट्रैक्टर रखना पड़ेगा या कोई टीम रखनी पड़ेगी, तो वो एक अलग स्टेक होल्डर ऐड हो गया। और ऐसे ही इसी तरीके से यूज वाटर के लिए भी होगा, इसी तरीके से ही सॉलिड वेस्ट के लिए भी होगा। तो बहुत सारे आप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टेक होल्डर इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो आपको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि इन सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब इन सब की क्षमता इस सारे काम को करने के लिए हो, ऐसा आपको सुनिश्चित करना है। मतलब आपको देखना है कि किस स्टेक होल्डर को किस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसको उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए। तो इस तरीके का जो ध्यान है ये आपको रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि आपको CSAP और CSWAP ये अपने शहर के लिए बनाना है। तो CSAP क्या होता है? ये होता है सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान। जैसा अभी आपने सुना, मैं पहले स्लाइड से हम बात कर रहे हैं कि एक्शन प्लान आपको बनाना है, आपको अपना एक पूरा प्लान बना करके भेजना है। तो वो यही है CSAP, सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान। और दूसरा है CSWAP, इसका मतलब है सिटी सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान। तो आपको अपना एक सैनिटेशन एक्शन प्लान और एक सॉलिड वेस्ट एक्शन प्लान, ये दो प्लान आपको अपने मतलब ये प्लान आपको बना करके भेजना है कि आप अगले 4-5 साल में क्या क्या एक्टिविटीज अपने शहर के अंदर करेंगे और कैसे अपने शहर को ODF++ और वाटर प्लस या गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर करेंगे। तो उसका जो पूरा प्लान है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है या कोई लैंडफिल साइट बनानी है, जो भी आपको इसके अंदर जो भी आयोजन करने हैं, उन सभी का जो पूरा एक प्लान आप बनाएंगे, इसको ये बनाने की जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी गई है। फिर क्या होगा कि उसका DPR बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो वो भी बनाने का जो जिम्मेदारी है वो नगर पालिका को सौंपी गई है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट। तो हमारे को स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे या जो म्युनिसिपल कमिश्नर होंगे, उनका क्या काम रहेगा, वो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि उनको जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे सैंक्शन हो जाए, जो उनका जो फंड है वो टाइम पर रिलीज हो जाए, वो टाइमलाइन के हिसाब से जो चीजें हैं वो चलती रहे, उसके लिए स्टेट के साथ बातचीत जो करनी रहेगी वो करनी है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, कि अब जो प्रोजेक्ट समझिए सैंक्शन हो गया, अगर आपके लिए कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का समझिए कि कोई प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन कर दिया गया है, उसके लिए आपको फंड दे दिया गया, तो अब वो टाइम बाउंड तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट उस तरीके से चलता रहे और वो अपने टाइम के निर्धारित जो भी हमने टाइम फिक्स किया है उतना टाइम में वो स्ट्रक्चर बनकर आपको मिल जाए। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन
जो है वो भी आप ही को इंश्योर करनी है, वो आप ही उसको मॉनिटर करेंगे कि आपने जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है चीजों को बनाने का या प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, वो सब टाइम के हिसाब से और पैसों के हिसाब से जो भी फिक्स किया गया उसी हिसाब से वो चीज स्मूथली और सस्टेनेबल तरीके से हो रही है, वो आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट आ जाता है यूजर चार्जेस कलेक्ट करना है। तो वो जैसे बात हुई है कि रख रखाव करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली रख रखाव के लिए एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें क्या नाम है, क्या बोलते हैं, वित्तीय एक वो चाहिए ना कि मतलब हमारे पास उतनी क्षमता हो, वित्तीय क्षमता हो हमारे पास कि हम पूरा रख रखाव कर सके अपने सारे प्रोजेक्ट्स का। तो वो भी पूरा करने के लिए नगर पालिका को ही वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर दूसरा है अवेयरनेस एंड सिटीजन एंगेजमेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन के तरीके से चलाया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को भी एक जन आंदोलन बनाने का ही एक बेसिकली सोच है। तो उस सोच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हमें लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसे कि अगर हम सोचे कि हम इस तरीके का इतना जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, अगर हम सोचे कि नगर पालिका खुद से कर लेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी की भी मदद चाहिए होगी। हमें चाहिए कि हम लोगों को अपने साथ जोड़े और उनकी मदद से हम ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर पाए। तो ये पूरा जो बेसिकली एंगेजमेंट या मोबिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये पूरे की जिम्मेदारी जो है वो नगर पालिका को सौंपी गई है। और तीसरा सिटी सैनिटेशन कमिटी। तो ये कमिटी है जो कि बनाई जाएगी, हर एक शहर में एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि सैनिटेशन से जुड़े हुए सारे फैसले लेगी शहर के लिए। तो इस कमेटी के चेयरमैन तो ऑफ कोर्स जो मेयर साहब होंगे या जो भी चेयरमैन जो होते हैं नगर पालिका के वो होंगे, एंड प्लस जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो होंगे, म्यूनिसिपल कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी आपकी नगर पालिका में जो भी है, अर्बन लोकल बॉडी में जो भी हैं, वो ही इसको चेयर करेंगे। लेकिन एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर सारे बड़े स्टेक होल्डर को इसमें जोड़ा जाएगा अपने साथ। तो उससे क्या होगा कि एक क्या नाम है, एक होलिस्टिक एक डिसीजन लिया जा सकेगा। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह से बेसिकली ये एक्ट करेगा। तो ये कमेटी क्या करेगी, इस कमेटी के अंदर मान लीजिए जो शहर के जो पुराने बड़े समझदार लोग हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। साथ ही मान लीजिए जैसे कोई बड़ा कॉलेज इंस्टीट्यूशन है तो उनके जो हेडमास्टर वगैरह हैं वो भी, उनको भी आप इस कमेटी में जोड़ सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो उनके भी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको आप इस मिशन में जोड़ सकते हैं अपने साथ। वैसे ही अगर कोई आपको लगता है कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे समझिए उत्तर प्रदेश में जल निगम है, तो जल निगम को अगर आपको लगता है कि आपको उनकी सहायता की जरूरत है तो आप उनको भी इस कमेटी के अंदर रखिए, उनके किसी प्रतिनिधि को, उनको भी यहाँ पर रखिए। तो क्या होगा कि एक साझा करके एक डिसीजन लिया जाएगा जिसके अंदर आपको सारे ही स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप इस तरीके की एक थोड़ी डायनामिक समझते एक डायनामिक कमिटी बनाने का बेसिकली इसके अंदर विजन जो है वो ये है मिनिस्ट्री का। तो यहां तक कोई सवाल है? तो यहाँ पे अब हमने कवर कर लिया कि नगर पंचायत से या नगर पालिकाओं से क्या क्या बेसिकली उनके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई हैं या क्या एनविसाज किया गया है कि वो किस तरीके से एक्ट करेंगी। तो ये एक हमने थोड़ा संक्षिप्त में समझा कि क्या क्या हमें करने की जरूरत है इस मिशन के तहत। अब क्या है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। तो 3 तरीके की स्ट्रैटेजी रखी गई है। पहला है कि जितने भी हमारे शहर में जो कि स्वयं सहायता समूह जो होते हैं हमारे शहरों में SHG, उनको हमारे साथ जोड़ा जाए, उनको भी इस मिशन में साथ जोड़ा जाए ताकि इस मिशन को और इफेक्टिवली कम्युनिटी के स्तर पर इस मिशन को और अच्छे से लागू किया जा सके। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है कि स्वयं सहायता समूहों को भी साथ में जोड़ा जाए। दूसरा क्या है कि जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो सभी के लिए इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब है कि जैसे वो
अगर पुरुषों के लिए जैसे समझिए कि हमने कोई शौचालय बनाया है, तो वो जैसे पुरुषों के लिए अगर अनुकूल है, पुरुषों के अनुकूल है, तो वो महिलाओं के लिए भी अनुकूल होना चाहिए। वैसे ही जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी वो अनुकूल होना चाहिए, उनके हिसाब से भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ कि जैसे अगर हमने कोई समझिए सामुदायिक शौचालय बनाया है, लेकिन वो जमीन के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा है, तो हमने क्या किया होगा, हमने उस पर सीढ़ियां बना दी होंगी, है ना, 2 या 3 सीढ़ियां हमने उस पर बना दी होंगी, तो सीढ़ियों से चढ़ के आप शौचालय के ऊपर चले जाइए। लेकिन क्या होगा, अगर कोई दिव्यांग है, जैसे समझे अगर किसी के पैर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, तो वो उन सीढ़ियों पे चढ़ पाएगा? वो नहीं जा पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक साथ में एक रैंप बना सकते हैं कि अगर वो अपनी जो भी उसकी जो कुर्सी है या जो भी वो जो उसकी वो है, उसके जो भी साधन है, वो उनकी मदद से उसके ऊपर चढ़ जाए, है ना। रैंप के ऊपर हो सकता है वो चढ़ पाए। तो इस तरीके से जो जेंडर और दिव्यांग, इन दोनों के ही हमें अनुकूल बनाना है कि हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें वो सभी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। और तीसरी जो स्ट्रैटेजी है, इसके 4 पार्ट है। इसका पहला जो पार्ट है वो ये है कि एक तो जैसे हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सीवर की साफ सफाई के लिए या सेप्टिक टैंक की साफ सफाई के लिए लोग क्या है, वो पूरे के पूरे खुद ही उसमें उतर जाते हैं, है ना, बिना किसी पीपी किट के या बिना किसी प्रोटेक्शन के वो खुद ही उसके अंदर उतर जाते हैं उसकी साफ सफाई के लिए। तो उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने की इसमें बात की गई है कि इस तरीके की जो डेंजरस एक्टिविटीज हैं या जो हाजार्डस एक्टिविटीज हैं, उनको इस मिशन के तहत हम कोशिश करेंगे कि हम उनको बिल्कुल ही खत्म कर सके। और उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं कि हम हो सकता है हम पीपी किट दें, हम हो सकता है हम उनको और इस तरीके से ट्रेनिंग दें, या हम मशीनों का प्रावधान करें। जैसे आपने देखा कि सेप्टिक टैंक की या सीवर की जो साफ सफाई के लिए जो मशीनें जो ली जाती है, उनके लिए भी पैसा इस मिशन के तहत दिया जा रहा है। तो आप इस तरीके से इन एक्टिविटीज को एलिमिनेट कीजिए कि आप जो भी अनसेफ जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एलिमिनेट करने की बात की गई है। दूसरा क्या है, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है 14420। इसमें क्या है कि अगर किसी को अपने सेप्टिक टैंक की साफ सफाई करवानी है, तो उसके लिए अगर रिक्वेस्ट करनी है तो वो यहाँ पर करी जा सकती है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई कंप्लेंट है या कोई सजेशन है, फीडबैक है, तो वो भी इस हेल्पलाइन के माध्यम से दिया जा सकता है। तीसरा क्या है कि सोशल वेलफेयर बेनिफिट बेसिकली किया जाएगा जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए, उनके मतलब एक क्या नाम है, उनके लिए कोई समझिए कोई इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस जैसे हमारे पास होती है, वैसे ही ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके पास भी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है इस मिशन के तहत कि इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो लागू की जाएंगी आगे आने वाले टाइम में। और चौथा है एक इमरजेंसी सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट। तो 2018 में एक रूल लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट ERSU का गठन किया जाएगा। उसका काम क्या होगा कि अगर जैसे समझिए कि सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हो जाती है शहर में, जैसे समझिए कि आपका कोई कर्मचारी है वो सीवर की सफाई करते वक्त उसके अंदर गिर गया, है ना, गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक से, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो ERSU जो यूनिट है वो इस तरीके से ट्रेंड होगा कि वो जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि वो पूरा इक्विपमेंट के साथ उसके अंदर सेफली अंदर जाकर के उसको रेस्क्यू कर सकता है ना। तो इस तरीके के एक यूनिट का सेटअप करने की बात भी इस मिशन के तहत की गई है। यहां तक कोई सवाल है? इसके बाद ना अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बात की थी 3 मेजर कंपोनेंट है ना इस मिशन के। तो पहला है टॉयलेट, दूसरा है सॉलिड वेस्ट, तीसरा है यूज वाटर। तो जो पहला कंपोनेंट है टॉयलेट, उसके अंदर अब हम और गहराई से अब हम इसके आगे बात करेंगे। तो यहां तक बेसिकली जो गाइडलाइन है उसका हम यहाँ पर मान सकते हैं कि वो यहाँ पर एंड हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा टॉयलेट्स के ऊपर शुरू। तो अभी यहां तक अगर गाइडलाइन के ऊपर कोई भी सवाल है
कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फंडिंग अवेलेबल है, कितनी फंडिंग अवेलेबल है, किन किन कंपोनेंट्स के लिए फंडिंग अवेलेबल नहीं है, या हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं उनको लेकर के, या क्या इम्प्लीमेंटेशन की क्या क्या स्ट्रैटेजीज फिक्स की गई हैं उनको लेकर के कोई भी अगर मन में कोई भी सवाल है तो जरूर पूछ लीजिए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो उसको यहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अब ये वाला कंपोनेंट फिर खत्म कर लेते हैं। तो टॉयलेट्स के अंदर बेसिकली जैसा कि हम सब पहले से जानते हैं कि एक है इंडिपेंडेंट टॉयलेट, जो हम एक इंडिविजुअल टॉयलेट बना रहे थे। तो कोई भी अगर हमारे घर, हमारे शहर में कोई नया कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो उसके लिए जो टॉयलेट बनाना है उसकी बात की गई है कि इंडिविजुअल टॉयलेट उसको दिया जाना चाहिए। या कोई नया परिवार है जो कि अभी अभी हमारे शहर में माइग्रेट हुआ है किसी और शहर से या किसी गांव से, कोई नया परिवार है जो हमारे शहर में आया है, तो उसके लिए हमें इंश्योर करना है कि उसके पास टॉयलेट का एक्सेस हो। तो वहां पर अगर टॉयलेट बनाने की जरूरत है तो वो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है तीसरा कंपोनेंट है कि अभी तक अगर कोई परिवार था जो कि सामुदायिक शौचालय के ऊपर डिपेंडेंट था, है ना, लेकिन आज अगर उसके पास जगह है, उसके घर में प्रावधान हो सकता है कि एक इंडिविजुअल टॉयलेट उसके घर में बनाया जा सके, तो उस टॉयलेट को भी आप इस मिशन के तहत बना सकते हैं। और चौथा एक कंपोनेंट है कि इनसैनिटरी टॉयलेट, यानी कि जो कच्ची लैट्रिन होती थी, अगर वो हमारे शहर में कोई है, मतलब जैसे हमने देखा होगा कि हमारे शौचालय बनता है उसके नीचे एक कच्चा गड्ढा बना दिया जाता है जिसके अंदर मल इकट्ठा होता रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो आसपास की जो जमीन है उसको भी प्रदूषित करता है, और अगर कोई पानी का स्रोत है आसपास उसको भी प्रदूषित करता है, और जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको भी प्रदूषित करता है। तो इस तरीके के अगर जो टॉयलेट्स हैं उनको सैनिटरी टॉयलेट में कन्वर्ट करने के लिए भी इस मिशन के तहत पैसा दिया जा रहा है। तो सैनिटरी टॉयलेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि या तो हम उसको सेप्टिक टैंक बना के देंगे जो कि पूरा पक्का टंकी होती है ना, प्लास्टर करके पूरी जो पक्की टंकी बनाई जाती है फर्श वाली, वैसी एक टंकी बनाकर देंगे, सेप्टिक टैंक जिसको बोलते हैं। या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है कि ट्विन पिट बना सकते हैं, जो हमने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन 1 में भी जिसको काफी बताया गया था, प्रमोट किया गया था कि ट्विन पिट टॉयलेट भी बनाया जा सकता है। तो जैसी जगह हो या जैसा आपको ठीक समझे तो आप उस तरीके का प्रावधान कर सकते हैं। तो इन सैनिटरी टॉयलेट को बेसिकली सैनिटरी टॉयलेट में बदलने के लिए इस मिशन के तहत पैसा दिया जा रहा है। और एक जो इम्पोर्टेंट जो बात की जा रही है वो ये है कि जो जितने भी हम शौचालय बना रहे हैं या जितने भी शौचालय हमारे शहर में बने हुए हैं, उन सभी को किसी ना किसी तरीके से एक सैनिटरी सिस्टम के साथ जोड़ना है। मतलब कि अगर कोई सीवर लाइन है, मान लीजिए कि 30 मीटर के अंदर अंदर कोई सीवर लाइन है, शौचालय से 30 मीटर की दूरी के अंदर अंदर कोई सीवर लाइन है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सारे शौचालयों को उन सीवर लाइन के साथ जोड़ें। पहली बात। दूसरी बात, अगर सीवर लाइन नहीं है, बहुत सारे शहर होंगे, आई एम श्योर आपके ज्यादातर शहरों में सीवर लाइन की सुविधा नहीं होगी, तो उस केस में क्या है कि हम जो सेप्टिक टैंक है वो बनाए, एक साइंटिफिकली डिजाइंड सेप्टिक टैंक बनाना है जो कि IS 2470 के हिसाब से होगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो एक संस्था है उसका एक IS कोड है 2470, उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो 2470 जो IS कोड है वो बताता है कि जो सेप्टिक टैंक है वो किस तरह से बनाया जाना चाहिए, मतलब वो किस माप का होना चाहिए, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होनी चाहिए, वो उसके हिसाब से जो हमारे सेप्टिक टैंक है वो बनाने हैं। तीसरा क्या है कि सारे ही शौचालय जो भी हम बनाए उन सब में पानी का प्रबंधन हो, जलापूर्ति की जो भी उसके अंदर जरूरत है वो वहां पर होनी चाहिए हर शौचालय के अंदर। और चौथा पॉइंट है कि अब जो हमने जितने भी सेप्टिक टैंक जो बनाए हैं उनको समय समय पर खाली करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये चारों ही बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम जो भी हमारे शहरों में जो टॉयलेट्स हैं उनसे रिलेटेड ये चारों ही चीजें हमें हमारे शहर के अंदर इन चारों चीजों का प्रावधान करना अनिवार्य है।
अब बात करते हैं, ये जो अभी हम बात कर रहे थे 2470 जो IS कोड जो है वो उसकी बात करते हैं। तो आप जैसे ये टेबल जो है ये देखिए, तो इसमें देखिए ये बताया गया है कि अगर हमारे घर में फॉर एग्जांपल पहली लाइन देखिए कि अगर हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, किसी कोई शौचालय है जिसको 5 लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? उसकी लंबाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई जो है वो 0.75 मीटर होना चाहिए, है ना? तो और उसकी जो गहराई है वो एक मीटर या 1.05 मीटर होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितने टाइम में उसको खाली करेंगे। तो जो आपने देखा कि पिछले यहाँ पर भी बात की गई कि उसको एक पीरियोडिक तरीके से खाली करने की बात है, कि उसको लगातार एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसको खाली करना है। तो मिशन जो है वो 2 बातें कह रहा है कि या तो 2 साल या मैक्सिमम 3 साल। तो हमें इस तरीके की एक साइकिल अपने शहर में बनानी है कि या तो 2 साल या मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर हर एक सेप्टिक टैंक जो है वो खाली किया जाए। तो और जो हमारा सेप्टिक टैंक है वो बना भी इसी हिसाब से होना चाहिए कि अगर हमारा शहर सुनिश्चित करता है कि हम हर 2 साल में अपने सेप्टिक टैंक को खाली करेंगे, हमारे शहर में जितने सेप्टिक टैंक है वो सारे ही हर 2 साल के बाद खाली किए जाएंगे, तो हमारा जो डिजाइन है वो उसी के हिसाब से ही बनना चाहिए। तो ये जो IS कोड है वो यही बताता है कि अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं इस्तेमाल करने वाले, ऐसे करते करते वो 300 लोगों तक बताता है कि अगर किसी शौचालय को 300 लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होनी चाहिए। तो जो भी हमारा डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया जाना चाहिए। और साथ में क्या करना है, साथ में हमें एक सोक पिट भी बनाना है, एक सोखता गड्ढा भी बनाना है, जो कि क्या करेगा, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो सेप्टिक टैंक होता है उसके ऊपर से जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलता रहता है ना, पाइप में से जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलता रहता है सेप्टिक टैंक में से। तो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, वो अगर ओपन एनवायरनमेंट में जाता है तो वो प्रदूषण फैलाता है। तो उसको रोकने के लिए कि वो प्रदूषण ना फैले, उसके लिए क्या करना है, एक सोक पिट बनाना है। तो सेप्टिक टैंक के आगे जो पाइप होता है वो एक सोक पिट के अंदर जाते हैं। जो ये जो नीचे वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, जो दूसरा जो डायग्राम है नीचे वाला, ये देखिए, ये सोक पिट है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये अंदर देखिए, ये पूरा इसके अंदर हमने क्या किया है, बोल्डर्स और जो कोर्स एग्रीगेट जो होता है उसको भर दिया है। तो इससे क्या होता है, जो पानी है वो पूरा छन करके नीचे जमीन में जाता है। तो जब वो पानी पूरा छन के नीचे जमीन में जाएगा तो उससे क्या होगा, वो पानी साफ हो जाएगा और वो प्रदूषण नहीं फैलाएगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को कंपलसरी किया गया है कि हमारे शहर में जितने भी सेप्टिक टैंक है उनके आगे एक सोक पिट बनाया जाए, और उसके लिए जो भी पैसा चाहिए वो इस मिशन के तहत आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सवाल? अगर कोई सवाल है तो पूछते रहिए प्लीज, है ना। अभी आप लोग देखिए, इतना लंबा सेशन ऑलरेडी हो चुका है, मुझे ऑलरेडी शायद 1 घंटा हो गया है ये सेशन में, और अभी तक एक भी सवाल नहीं आया है। तो इससे मुझे 2 ही बातें समझ आ रही है कि या तो मैं बहुत ही अच्छा समझा रहा हूं, है ना, और आपको कोई भी सवाल नहीं है, आपको सारी बात समझ में आ रही है, या फिर मैं बहुत ही खराब समझा रहा हूं कि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और सब कुछ ही सवाल है। तो मुझे बताइए, कोई भी एक जन बताइए कि इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है ना। इसको प्लीज स्कूल मत बनाइए, है ना। ये स्कूल नहीं है कि एक मोनोलॉग चल रहा है कि टीचर बोले जा रहा है, बच्चे सुने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर मतलब मैं भी चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई नॉलेज है तो वो आप लोग भी यहाँ पर साझा कीजिए। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही आपको अपनी बात बता के चला जाऊं। अच्छा है कि अगर आपके पास भी अगर कोई बात है तो वो भी रखिए, या अगर कोई सवाल है तो उसको साथ साथ क्लियर करते रहिए। अच्छा, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं, कम से कम समझ आ रहा है कि सेशन कैसे चल रहा है, क्या क्या बातें कवर की जा रही हैं, ये कोई भी एक बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं प्रकाश साहू, नगर परिषद रामगढ़, झारखंड से। जी जी जी, जो टॉपिक आप बता रहे हैं सर वो रिलेवेंट टॉपिक 2-3 बार और भी प्लेटफॉर्म, अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर हो चुकी हैं, जी। और ये जो बता रहे हैं वो क्लियर है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बातें। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए।
और कोई, अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है या कोई कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए। चलिए, आई अज्यूम कि सवाल नहीं है। तो ये देखिए, ये एक जो जो भी टिपिकल जो सेप्टिक टैंक होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, तो ये जो नीचे जो आप देख पा रहे हैं ब्राउन ब्राउन जो है, वो है पूरा हमारा जो मल है ना, वो इकट्ठा हो जाता है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो बीच में तैरता रहता है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे साल दर साल जो हमारा मल है वो बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो जो लिक्विड के लिए जो जगह है वो कम होती चली जाएगी। तो जब लिक्विड के लिए जगह कम होती चली जाएगी, तो यानी कि उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो वो जो बाहर, जो इसमें से जो बाहर निकलेगा लिक्विड, वो उतना ही ज्यादा डेंजरस और उतना ही ज्यादा पोल्यूटिंग होगा, है ना। तो इसीलिए ये बात की जा रही है कि एक पीरियोडिक तरीके से सारे सेप्टिक टैंक को खाली करना चाहिए। तो हर 2 या 3 साल के बाद, जैसा भी नगर पालिका सुनिश्चित करे, तो एक साइकिल बनानी चाहिए कि सेप्टिक टैंक जो है वो खाली किया जाए। अब देखिए आप, ये पहले साल में देखिए कि कितना मल भर गया। तो अभी जितना मल भरते जाएगा, उससे क्या होगा कि लिक्विड के ट्रीटमेंट के लिए उतनी ही जगह कम होती चली जाएगी। अब देखिए 2 साल के बाद, अब देखिए 3 साल के बाद, देखिए ऑलमोस्ट ना के बराबर ही अब जगह बची है इसमें ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर 3 साल के बाद भी अगर हम इसको खाली नहीं करेंगे, तो जो लिक्विड है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के ही बाहर आता रहेगा। तो जब लिक्विड बिना किसी ट्रीटमेंट के बाहर आएगा, तो उसको बाद में ट्रीट करना या उसको बाद में मैनेज करना उतना ही और ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा टाइम के साथ साथ। तो इसीलिए, और इसको खाली करना भी मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर आपका भी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि क्या है कि लोग 10-10, 20-20 साल तक इसको खाली नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि मल इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि वो मशीन से खाली ही नहीं हो पाता है। मशीन चाहकर भी उस मल को खींच नहीं पाती, इतना गाढ़ा हो जाता है वो। तो उसके लिए फिर क्या होता है, एंड में क्या होता है, किसी आदमी को ही नीचे उतरना पड़ता है उसकी साफ सफाई करने के लिए, जो कि बहुत ही डेंजरस है और जो कि इनह्यूमन है। और एक्चुअली अगर बात की जाए तो वो लीगली, मतलब वो इलीगल प्रैक्टिस है, वो लीगली पनिशेबल ऑफेंस है बेसिकली। तो उस तरीके की प्रैक्टिसेस ना हो और हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम कर पाए, उसी के लिए जरूरी है कि हम ये सारे सेप्टिक टैंक्स को एक पीरियोडिक तरीके से उसको खाली करें। तो 2 या 3 साल के हिसाब से आप अपने नगर पालिका में बात कीजिए और इसको इस तरीके से एक साइकिल बनाइए कि आपके जो सेप्टिक टैंक है वो हर एक टाइम के बाद खाली किए जाए। चलिए, अब आ जाता है कि प्रोसेस क्या रहेगा। कि अगर आपको अभी आपने समझा कि आपको शौचालय में क्या क्या काम करना है, शौचालय से जुड़ा हुआ क्या क्या काम करना है, तो अभी आपको वो करना कैसे है। तो सबसे पहले तो जैसे बात हो रही है कि एक्शन प्लान बनाना है, सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान, CSAP, ये बनाना है। सबसे पहले जब आप ये बना लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसको आधार के साथ जोड़ेंगे। मतलब जिस भी घर में उसको बनाना है, उस परिवार के किसी भी एक सदस्य के आधार कार्ड के साथ आप उस टॉयलेट को लिंक करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि उस एप्लीकेशन को SBM का जो पोर्टल है उस पर अपलोड करेंगे। आई एम श्योर आप सब लोग आप उमंग जो पोर्टल है, आप सब लोग उसके साथ वाकिफ होंगे। तो ये जो पहले का जो सिस्टम था, SBM 1 में जो सिस्टम था, ये वही सिस्टम है, बिल्कुल वही का वही सिस्टम इसमें यूज किया जा रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे पोर्टल के ऊपर, और विद इन 7 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका जो है उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी कि वो एप्लीकेशन सही है या फेक है। तो उस तरीके से जब वो वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद उसके कार्य उसको आप बनवा सकते हैं। टॉयलेट जब बन जाए, तो टॉयलेट के बन जाने के बाद उसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करना है कि उसका एक फोटो लेना है और उसको जियो टैग करना है और उसको इसी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हम SBM 1 में कर रहे थे, हूबहू वही का वही प्रोसेस जो है वो हमें SBM 2 में भी यूज करना है। अब बात करते हैं कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट की। तो कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे समझिए कि पब्लिक टॉयलेट में फॉर इंस्टेंस पहले क्या होता था कि स्वच्छ भारत मिशन 1 में ये बात की जा रही थी कि 2 पब्लिक टॉयलेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का होना चाहिए। मतलब कि हर 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, है ना। पहले ये बात की जा रही थी। तो उसको अब 1 किलोमीटर की लिमिट को घटा करके अब उसको 500 मीटर कर दिया गया है।
तो SBM 2.0 के तहत हर 500 मीटर के अंदर एक पब्लिक टॉयलेट होना अनिवार्य है। तो अब आप इस नॉर्म के हिसाब से जो अगर आपको जो एक्स्ट्रा टॉयलेट जो आप बनाने हैं वो आप इस अब और बनवा सकते हैं अपने शहर के। और कम्युनिटी टॉयलेट में क्या है, कम्युनिटी टॉयलेट के बारे में ये बात की गई है कि हर एक सीट को, जैसे आपने कोई सामुदायिक शौचालय बनाया, समझिए आपने उसके अंदर 10 सीटें बनाई हैं, तो हर एक सीट को उन परिवारों के साथ जोड़ना चाहिए जिन परिवारों के लिए आपने वो सीट बनाई है। उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा अगेन। तो एक जब जब लोगों को ये समझ आएगा कि सरकार ने हमारे लिए वो सीट का प्रावधान किया है उस शौचालय के अंदर, तो वो क्या करेंगे, उसकी साफ सफाई भी करेंगे, उसका रख रखाव भी करेंगे, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे। तो इस तरीके की फीलिंग को जगाने के लिए, लोगों के अंदर ऐसा भाव जगे, इसके लिए क्या करना है, तो इसको फैमिलीज के साथ लिंक करना है, लोगों को बताना है कि ये जो सीट है ये आपके लिए है, ये आपके परिवार के लिए है। तो इस तरीके से जो भी आप सामुदायिक शौचालय बनाएंगे तो उसके अंदर इसको सीट को फैमिली के साथ लिंक करना कंपलसरी है। नेक्स्ट, अच्छा अभी हमने कुछ स्लाइड पहले हमने देखा था एस्पिरेशनल टॉयलेट के बारे में, हम बात कर रहे थे ना कि एस्पिरेशनल टॉयलेट बनाने हैं जिसके लिए 2.5 लाख रुपए का प्रबंधन किया गया है। तो वो एस्पिरेशनल टॉयलेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो एस्पिरेशनल टॉयलेट की जो बात है वो ये है कि एक नॉर्मल कम्युनिटी टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट जो होता है उससे जो एस्पिरेशनल टॉयलेट है वो कैसे अलग है, वो इन 9 जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं या 9 जो बुलेट पॉइंट्स आपके सामने जो रखे गए हैं वो जब आप इंश्योर कर लेंगे तो वो एक एस्पिरेशनल टॉयलेट बन जाएगा। तो कोई भी एक नॉर्मल CTPT को एस्पिरेशनल टॉयलेट बनाने के लिए ये 9 मापदंड तय किए गए हैं। पहला है कि साफ सफाई होनी चाहिए, है ना, जाहिर सी बात है कि कम से कम टॉयलेट अगर हमने बनाया है तो वो साफ हो, है ना, उसमें कोई दाग धब्बे ना हो या लोगों ने उसके ऊपर कुछ लिख विख ना दिया हो, वो सब चीजें क्लीन रखनी है, साफ रखनी है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए वो अनुकूल होना चाहिए कि उसके अंदर जैसे लो हाइट का भी टॉयलेट हो। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे तो उतने ऊंचे यूरिनल में या उतने ऊंचे टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे ही जो आप हाथ धोने के लिए जो वॉश बेसिन बनाते हैं वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा निचली हाइट का होना चाहिए, तो वो बच्चों के लिए भी उपयोगी हो, इस तरीके के प्रावधान उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि उसके जो आसपास है उसके आसपास हम प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना, कि छोटे छोटे प्लांट्स वहां पर लगाए जा सकते हैं जिससे उसका ब्यूटिफिकेशन होगा, बेसिकली सुंदरता बढ़ाने की बात की गई है। चौथा क्या है कि उसके अंदर कोई एक ऐसी जगह ईयर मार्क होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जहां पर एडवर्टाइजमेंट लगाया जा सके। तो एडवर्टाइजमेंट जब लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे रेवेन्यू मिलेगा, उससे पैसे मिलेंगे, है ना। तो अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी का वहां पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हम उसके बदले में चार्ज कर सकते हैं, तो उस पैसे से क्या हो सकता है, उस पैसे से ही उस शौचालय का रखरखाव हो सकता है। तो वो एक रेवेन्यू का बेसिकली स्ट्रीम जनरेट करने की बात की गई है। अगला क्या है, पेपर नैपकिन होना चाहिए, मतलब अगर कोई वहां पर आ रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको हाथ पोंछने का कुछ प्रावधान होना चाहिए। हाथ पोंछने के लिए क्या होता है, या तो हैंड ड्रायर लगाया जा सकता है, आपने देखा भी होगा कि होटल्स में या इस मॉल्स में या इस तरीके के फैंसी जहां पर टॉयलेट्स होते हैं वहां पर क्या होता है, हैंड ड्रायर होता है कि हाथ आपने धो लिया तो उसके बाद उसको हाथ को सुखाने के लिए या तो जैसे पेपर नैपकिन दिया जाता है या हैंड ड्रायर की मशीन लगाई जाती है। तो उस तरीके का कोई भी प्रावधान आप अपने यहाँ पर उस शौचालय में होना चाहिए। छठा पॉइंट क्या है कि लेडीज के लिए सैनिटरी पैड के लिए मशीन होनी चाहिए, कि अगर लेडीज को सैनिटरी पैड चाहिए, अगर कोई लेडी उस शौचालय के अंदर आई है और उनको सैनिटरी पैड चाहिए तो वो उसके लिए वहां पर सुविधा होनी चाहिए कि सैनिटरी पैड वहां पर मिल सके शौचालय के अंदर। फिर अगला क्या है, इंसिनरेटर फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर जब सैनिटरी पैड अगर कोई यूज हो गया है तो महिला उसको शौचालय के अंदर अगर डाल देगी तो क्या होगा कि शौचालय चोक हो जाएगा, है ना, शौचालय रुक जाएगा उसकी वजह से। तो सैनिटरी पैड को जलाने की एक फैसिलिटी वहां पर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंसिनरेटर।
तो एक छोटा सा इंसिनरेटर आता है, वो दीवार में ही लग जाता है। तो इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए कि सैनिटरी पैड को लिया और उस मशीन के अंदर डाल दिया, तो जब वो जैसे पूरे दिन के सैनिटरी पैड वहां पर इकट्ठे हो गए, तो जो भी उस शौचालय का रखरखाव करता है वो उसने उस मशीन को ऑन किया, तो उससे क्या होगा कि वो सारे सैनिटरी पैड जो है वो उसी के अंदर ही जल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए। 8वां पॉइंट आता है कि उसका जो भी टॉयलेट का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो होना चाहिए, है ना, और किस नगर पालिका ने उसको बनवाया है उसका भी नाम, मतलब नगर पालिका का नाम, और उस टॉयलेट का अगर कोई नंबर है, जो भी उसका जो नंबर है, या वो कौन से वार्ड में आता है, या उसको मेंटेन करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, या कौन उसको उसका रखरखाव कौन करता है, उसका नाम, नंबर, वो सब चीजें वहां पर क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए शौचालय के ऊपर। और आखिरी जो पॉइंट है, 9वां जो पॉइंट है, वो है एक फीडबैक का जो भी सिस्टम है वो होना चाहिए, कि एक ऐसा कोई मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं जिसके ऊपर एसएमएस करके कोई आदमी, अगर कोई आदमी या औरत या जो भी उसका जो भी यूजर है वो उसके ऊपर कोई फीडबैक देना चाहता है, तो वो फीडबैक दिया जा सके। तो उस नंबर के ऊपर एसएमएस की सुविधा होनी चाहिए, जिसके ऊपर एसएमएस करके कोई उसका फीडबैक दे सके। तो ये अगर जिन भी टॉयलेट्स के अंदर ये 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये 9 चीजें आप किसी कम्युनिटी टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट के अंदर जब दे देते हैं, तो वो एस्पिरेशनल टॉयलेट कहलाएगा। तो अगर आपको कोई एस्पिरेशनल टॉयलेट अपने शहर में बनाना है, तो उसके ये 9 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इन पॉइंट्स को एड्रेस करके आप एस्पिरेशनल टॉयलेट बना सकते हैं। तो जैसा हमने पहले देखा था, तो इस टॉयलेट को, इस तरीके के टॉयलेट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा फंड चाहिए वो भी अवेलेबल स्वच्छ भारत मिशन में किया गया है, कि अगर नॉर्मल टॉयलेट की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए प्रति सीट है, तो एस्पिरेशनल टॉयलेट की 2.5 लाख रुपए प्रति सीट कॉस्ट सुनिश्चित की गई है। तो ये फंड आप स्वच्छ भारत मिशन से ले सकते हैं और इस तरीके के टॉयलेट को अपने शहर में बनवा सकते हैं। चलिए, अब क्या है कि पहला, अगर आपको फंडिंग लेनी है, कि पहला इंस्टॉलमेंट अगर आपको स्वच्छ भारत मिशन से लेना है टॉयलेट के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो जैसा हमने पहले बात किया कि पहले तो एक एक्शन प्लान बनाना है। दूसरा, जैसे हमने बात किया कि जो भी केंद्र सरकार का जो IMIS सिस्टम है उसके ऊपर अपना सारा डेटा अपलोड करना है। तीसरा है कि जो हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नगर पालिका के, वो ये बताएं, वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करें कि हमारे यहाँ पर सारे जो शौचालय हैं वो पूरी तरह से फंक्शनल है, और हमारे यहाँ पर कोई भी जो है बाहर खुले में शौच करने के लिए नहीं जाता है। चौथा क्या होगा कि SLTC जो बताया गया था कि स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी जो है, स्टेट्स लेवल टेक्निकल कमेटी, उसमें ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए, और वहां से इसका जो भी जो इसका ONM है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, वो अगले 5 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने के लिए फंड कहां से आएगा उसकी जानकारी उस प्रोसीजर में, उस जो आपका जो एक्शन प्लान है उसके अंदर दी जानी चाहिए, कि आप अगले 5 साल तक इसका रखरखाव कैसे करेंगे, उसका पैसा कहां से आएगा वो। और 5वां पॉइंट है कि उसके लिए जमीन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, कि उसके लिए जमीन पहले से क्लियरली ईयर मार्क हो जानी चाहिए कि ये जमीन इस शौचालय के लिए दी जाएगी, जो भी अगर हम CTPT बनाना चाहते हैं उस। तो जब हम ये 5 चीजें कर लेंगे तो हमें पहली इंस्टॉलमेंट मिल सकती है, जो कि 40% होती है, कि 40% जो केंद्र का, जो हमने देखा कि केंद्र सरकार का जो शेयर है उसका 40% हमें मिल जाएगा, अगर हम ये 5 पॉइंट जो है ये कर लेते हैं फुलफिल। चलिए, अब इस गाइडलाइन को अगर आप और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, वैसे जहां तक मतलब मेरी कोशिश थी, मैंने इस पूरी गाइडलाइन को जितना डिटेल में हो सकता था मैंने समझाने की प्रयास किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको और इसको और आप खुद से पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए, वो आपको यहाँ से आप उसको खोलकर पढ़ सकते हैं।